पीछे से जाओ, समझी? और अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। बिना ने हाँ में सर हिलाया और पीछे के रास्ते से जाने लगी। पीछे एक जीप वाला बैठा हुआ था, जिसे शायद माया ने ही कहा था। बिना को गांव छोड़ने के लिए बिना उस जीप में बैठ गई और वहां से निकल गई। जैसे ही बिना वहां से निकली, माया ने राहत की सांस ली। माया मुस्कुराते हुए पलटी तो अपने सामने किसी को देखकर शांत रह गई। उसके माथे से पसीना बहने लगा। अब आगे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को केवल से मिलाती हूँ। केवल की उम्र लगभग 22 साल थी। नंदिनी से लगभग 5 साल बड़ा, देखने में बेहद हैंडसम था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट रही होगी। गोरा रंग, काले घने बाल, गहरी काली आंखें, देखने से ही कोई हॉलीवुड हीरो लगता था। चेहरे पर हर वक्त स्माइल और नंदू के लिए तो कुछ भी करने को तैयार। नंदू से अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता था। यही कारण था कि लखनऊ में उसका कोई नहीं होते हुए भी वह यहाँ रह रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी नंदू के लिए। वह नंदिनी के बारे में कुछ नहीं जानता था, बस वह नंदिनी से प्यार करता था। न उसने कभी नंदिनी से कुछ पूछा और न ही नंदिनी ने उसे कुछ बताया। उसे सिर्फ इतना पता था कि नंदिनी पास के किसी गांव में रहती है। इसके अलावा उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था उसे कुछ पता नहीं था। वह कितना अत्याचार सहती थी, उसके साथ क्या होता था, उसने कभी भी केवल को नहीं बताया और न ही केवल ने उसके बारे में ज्यादा कुछ जनाने की कोशिश की, क्योंकि वह नंदिनी को देखकर ही मन में सोचता था, इसके बारे में क्या पूछूं? इतनी सीधी सादी और भोली भाली है। सबकी मदद करने वाली नंदिनी का स्वभाव वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। नंदिनी हर किसी की हेल्प करती थी, जिसकी वजह से केवल उसे और चाहने लगा था। जो हाल नील का था वही हाल केवल का था। केवल को भी रात भर नींद नहीं आई। नील तो नंदिनी के बारे में सोचते सोचते सो गया, पर केवल वह रात भर जागता रहा, इस उम्मीद में कि कल सुबह वह नंदिनी को प्रपोज करेगा और नंदिनी हाँ बोल देगी। जिसके बारे में सब लोग इतना सोच रहे थे, उस बेचारी का आज बहुत बुरा हाल होने वाला था। नंदिनी का घर। जैसे ही नंदिनी अपने घर पहुंची, उसकी माँ बिंदु हाथ में एक डंडा ली खड़ी थी और आसपास के लोग उसके घर के सामने खड़े थे। बिंदु ने गुस्से में नंदिनी को देखा और पूछा, कहाँ थी इतनी देर तक? नंदिनी ने एक नजर अपनी माँ को देखा और फिर उनके हाथ में जो डंडा था उसे देखा। डंडे को देखते ही नंदिनी के माथे से पसीना बहने लगा। उसे मार खाने से बहुत डर लगता था, इसलिए बिंदु जो कहती नंदिनी चुपचाप उसे करती थी, उफ तक नहीं करती, चाहे वह कितना भी कठिन काम हो। जैसे ही नंदिनी ने बिंदु के हाथ में डंडा देखा, उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वहां खड़े लोगों को देखा, उसके बाद बिंदु को देखते हुए कहा, माँ, माँ क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप ये डंडा किसके लिए लेकर खड़ी है? मैं तो फुलवा के साथ थी, वह प्रोजेक्ट करना था, इसके लिए देरी हो गई। जैसे ही बिंदु ने नंदिनी के मुंह से यह सारी बातें सुनी, उसका गुस्सा बढ़ गया। वह गुस्से में आगे बढ़ी और नंदिनी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नंदिनी बेचारी दुबली पतली सी थी, उसकी मार को सह नहीं पाई और जमीन पर जाकर गिर गई और अपने गाल पर हाथ रखकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, पर माँ, हमने किया क्या है? हमारी गलती क्या है? हमें बताइए तो। बिंदु जैसे जैसे नंदिनी की बात सुन रही थी, उसे और गुस्सा आ रहा था। उसने नंदिनी को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए घर के अंदर ले गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, अंधेरा हो चुका था और बिंदु के घर से नंदिनी के जोर जोर से चीखने की आवाजें बाहर आ रही थीं और उस सन्नाटे को चीरती सभी गांव वाले एक दूसरे में बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने बता दिया था कि बात क्या था, पर कुछ लोग अभी भी अनजान थे। कुछ लोगों को बहुत दया आ रही थी नंदिनी पर कुछ लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। काफी वक्त तक नंदिनी को टॉर्चर करने के बाद जब बिंदु थक गई तो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। नंदिनी की सिसकियां उस पूरे कमरे में सुनाई दे रही थीं। वह जोर जोर से रोते हुए अपनी माँ को याद कर रही थी, क्योंकि बिंदु ने बहुत गलत बात उसकी माँ के लिए कह दिया था, जो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नंदिनी रोते हुए बोली, क्यों माँ, क्यों हमें अकेला छोड़कर चली गई? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? अब हमसे और सहा नहीं जाता। माँ, वापस आ जाओ माँ, अब हम और नहीं सह पाएंगे माँ। नंदिनी रात भर रोती रही और रोते
रोते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़े टाइम के बाद नंदिनी की दादी घर पहुंची। नंदिनी को ढूंढने लगे। नीरज जो बाहर खेल रहा था वह घर पर वापस आ चुका था, तो उसने भी नंदिनी को कहीं नहीं देखा, पर बाद में उसने नंदिनी को सोते हुए देखा। नंदिनी की दादी ने नीरज को देखते हुए कहा, बेटा नंदू कहाँ है? नीरज ने कहा, दीदी तो सो रही है, हमने कमरे में जाकर देखा। नंदिनी की दादी को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने नीरज को कहा, ऐसे कैसे हो गया? आज हमारी नंदू हमारे बिना इंतजार किए सो गई, पर कोई बात नहीं, सुबह हम बात करेंगे उससे जब कोलाज के लिए उठाएंगे। इतना कहकर उसकी दादी ने अपने लिए और नीरज के लिए खाना निकाल और दोनों खाकर सो गए। क्या होगा कल नंदिनी के साथ? क्या नील शादी के लिए प्रपोज करेगा नंदिनी को, या फिर केवल प्रपोज करेगा नंदिनी को और नंदिनी किसे हाँ कहेगी? जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी स्टोरी ब्रोकन लव। नंदिनी की दादी ने नीरज को देखते हुए कहा, बेटा नंदू कहाँ है? नीरज ने कहा, दीदी तो सो रही है, हमने कमरे में जाकर देखा। नंदिनी की दादी को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने नीरज को कहा, ऐसे कैसे हो गया? आज हमारी नंदू हमारे बिना इंतजार किए सो गई, पर कोई बात नहीं, सुबह हम बात करेंगे उससे जब कोलाज के लिए उठाएंगे। इतना कहकर उसकी दादी ने अपने लिए और नीरज के लिए खाना निकाल और दोनों खाकर सो गए। अब आगे केवल अपने हॉस्टल रूम में पूरे रूम का चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार नंदिनी को याद करके उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जा रही थी। वह बालकनी के पास गया और चांद को देखने लगा। चांद को देखते ही उसमें भी उसे नंदिनी का ही चेहरा नजर आ रहा था। उस चांद को देखते हुए केवल ने अपने आप से कहा, तुम्हें जब जब देखता हूं तुम मेरे दिल में उतरती जाती है नंदू। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर कल तुम्हें भी पता चल जाएगा जब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। एक बार तुम मेरी जिंदगी में आई तो मैं तुम्हें कभी वापस जाने नहीं दूंगा। रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें। रानी, तुमने जो नहीं सोचा था वह ऐसो आराम सब कुछ मिलेगा तुम्हें। तब मैं तुम्हें अपनी सच्चाई भी बताऊंगा कि मैं कौन हूं। अपने घर वालों से बात कर लूंगा और फिर पढ़ाई जैसी कंप्लीट होगी तुम्हारी, हम दोनों शादी कर लेंगे। केवल को नंदिनी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, जब वह एक दूसरे से हंसते हुए बातें करती थे, कॉफी पीते थे। कॉफी का पैसा हमेशा केवल ही देता था, क्योंकि नंदिनी के पास पैसे नहीं होते। और जब केवल उसे कहता कि इस बार ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी, तो नंदिनी कहती, पहले पढ़ाई कर लो फिर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती। उसकी हंसी देखकर केवल के दिल को सुकून मिलता था। केवल आसमान में चांद देखते हुए मन में बोला, एक बार हम दोनों की शादी हो गई तो तुम्हें कभी कॉफी का पैसा नहीं भरना पड़ेगा, फिर हर दिन ट्रीट तुम्हारा ही होगा, क्योंकि मेरी हर एक चीज की मालकिन तुम होगी, मेरे घर का, मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे दिल की। इतना कहते कहते केवल के चेहरे पर स्माइल गहरी होती जा रही थी। जी तो करता है अभी तुम्हारे पास चला आऊं, क्योंकि अब इंतजार नहीं होता, लेकिन कल सुबह तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इतना सोचते हुए केवल ने अपने मोबाइल फोन निकाला और उसमें नंदिनी का फोटो देखने लगा, जो अलग अलग एंगल से खींचा गया था। नंदिनी कहीं हंस रही थी, तो कहीं गुस्सा करते हुए, तो कहीं नाचते हुए, तो कहीं गाना गाते हुए, तो कहीं फुलवा को चिढ़ाते हुए, कहीं केवल का कान खींचते हुए और कहीं अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाते हुए। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर हवेली। माया ठकुराइन जैसे ही पलटी, उसके सामने एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम हरिया था। हरिया माया को देखते हुए बोला, अरे ठकुराइन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माया जो शॉक्ड हो गई थी, उसके माथे से पसीना निकल रहा था। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस वह नौकरों को देखने आई थी, वह काम था मुझे इसलिए। हरिया ने जैसे ही माया को इतना डरते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसे माया पर शक होने लगा, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग से सारी बातें झटकते हुए कहा, ठीक है, ओ क्या है ना, बड़े ठाकुर ने बिना को कोठी पर बुलाया है। माया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके रास्ते से हटकर चली गई। हरिया नौकरों के कमरे की तरफ चला गया और बिना को ढूंढने लगा, पर बिना उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसने जल्दी से फोन करके मयंक ठाकुर को इन्फॉर्म किया कि बिना यहाँ नहीं है।
जैसे ही मयंक ठाकुर ने यह बात सुनी, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसका सारा शरीर गुस्से से कांपने लगा और उसने अपने सारे पहलवानों को हुक्म देते हुए कहा, जाकर उस लड़की को ढूंढो। अगर वह आज रात मुझे नहीं मिली तो एक एक को मार दूंगा। इतना कहकर मयंक ठाकुर, जो अपनी कोठी में बैठा हुआ था, उस कोठी को उसने अपने अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ था। कोठी बहुत ज्यादा आलीशान थी। मयंक ठाकुर अक्सर अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए कोठी में ही आया करता था। आज भी वह बिना को अपनी कोठी पर ले जाकर अपनी अय्याशी पूरा करना चाहता था, लेकिन अफसोस की बिना वहां से जा चुकी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में अपने कोठी के सारे सामान तोड़ फोड़ रहा था, जिसकी वजह से वहां खड़े नौकर बहुत डर रहे थे। डर के मारे सारे नौकर का हाथ पैर कांप रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि मयंक ठाकुर कितना निर्दयी है। वह किसी को छोड़ता नहीं था, चाहे वह कितना भी अच्छा इंसान हो, चाहे वह औरत हो, चाहे आदमी। मयंक ठाकुर ने शराब की एक बोतल उठाई और अपने मुंह में लगाकर उसे घूंट घूंट करके पीने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके शराब पीने की आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग डर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि जब तक मयंक ठाकुर अपनी अय्याशी पूरी नहीं कर लेगा, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। मयंक ठाकुर ने अपनी लाल आंखों से अपने नौकर रामू को देखा और देखते हुए, कहां जाओ, उस औरत को लेकर आओ जिसे हमने कैदी बनाकर रखा है। रामू ने हाँ में सर हिला दिया और कुछ पहलवानों को उस औरत को लेने भेज दिया। इस वक्त मयंक ठाकुर की आंखों में वहसीपन साफ दिखाई दे रहा था, जो सिर्फ अपनी हवस पूरी करना चाहता था। थोड़े ही टाइम के बाद कुछ पहलवान उस औरत को पकड़कर ले आए। उस औरत ने गुस्से में मयंक ठाकुर को देखते हुए कहा, अभी तुझे मेरे पति को मारकर चैन नहीं मिला। जो तुम मुझे मारना चाहता है तो ले, मार ले। मयंक ठाकुर ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अभी देख, तेरा पति तो मर चुका है। मयंक ठाकुर अपनी जगह से उठा और उसे औरत के पास गया और उसके गालों पर हाथ फिराया और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तो यह तेरे शरीर की जरूरत को कौन पूरी करेगा, इसलिए सोच रहा हूं मैं ही पूरा कर दूं। यह सुनते ही वह औरत गुस्से में लाल हो गई। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, मयंक ठाकुर, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। मयंक ठाकुर हंसते हुए बोला, तू मेरा हाथ तोड़ेगी? अरे पहले अपने आप को देख, कहां फंसी हुई है। मयंक ठाकुर की बात सुनकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने मयंक ठाकुर को घूर कर देखते हुए कहा, घिन आती है तुझे देखकर, समझा। इतना कहकर उसने मयंक ठाकुर के चेहरे पर थूक दिया। जैसे ही उसे औरत ने मयंक ठाकुर के चेहरे पर थूका, मयंक ठाकुर को बहुत गुस्सा आया। उसने एक कपड़े से अपना चेहरा पोंछते हुए गुस्से में उस कपड़े को फेंका और उस औरत के बालों को पीछे से पकड़ लिया। उसका चेहरा ऊपर करते हुए दांत पीसते हुए बोला, हरामजादी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मयंक ठाकुर के चेहरे पर थूकने की गलती की। अगर हमने तेरा यह घमंड नहीं तोड़ा ना, तो हमारा नाम भी मयंक रघुवीर ठाकुर नहीं समझी। तो देख हम क्या करते हैं, और तू भूल मत कि तेरा जो 5 साल का बेटा है हमारा ही कैदी है। जैसे ही उस औरत ने अपने बेटे का नाम सुना, उसकी आंखों से आंसू बह गया। वह घबराते हुए बोली, मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मयंक ठाकुर ने अपने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अभी तो बहुत चिल्ला रही थी, हमारे हाथ तोड़ देगी और हमारे ऊपर थूक भी रही थी। ये कर देगी, वह कर देगी, अब क्या हो गया, बस टाइफीस। उस औरत ने मयंक ठाकुर को देखते हुए कहा, तुम जो कहोगे हम करेंगे, बस हमारे बच्चे को कुछ मत करना। मयंक ठाकुर हंसते हुए बोला, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है तेरे बच्चे को। तेरे बच्चे को तो हम ऐसा काटेंगे कि तेरी आंखों से खून आएंगे। उस औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसा मत कीजिएगा, आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपको हमारी इज्जत चाहिए, वह भी ले लीजिए, लेकिन हमारे बच्चे को जाने दीजिए। इज्जत लेने का नाम सुनते ही मयंक ठाकुर की आंखों में चमक आ गई और उसने उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त मयंक ठाकुर की आंखों में हवस दिखाई दे रहा था। उसने उस औरत को देखते हुए कहा, यह तूने अच्छा डील किया है, हमारे साथ ऐसा कर, चल साड़ी उतार। यह बात सुनते ही वह औरत डर के मारे घबरा गई और कुछ सोचने लगी। वह अब भी कुछ सोच ही रही थी कि पीछे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। मयंक ठाकुर ने उस औरत को देखा और कहा, देख तेरा बेटा भी आ गया, चल कपड़े उतार या तो बच्चे की जान ले लूं।
वह औरत रोते हुए बोली, नहीं, बच्चे के सामने कैसे? ऐसा मत कीजिए, हम जीते जी मर जाएंगे। तभी मयंक ठाकुर ने उस गार्ड को इशारा किया उस बच्चे को ले जाने के लिए। उस औरत ने आंखें मूंद ली। अभी वह आंखें मूंदे कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मयंक ठाकुर ने एक झटके से उस औरत को साड़ी का आंचल खींचा और घुमाते हुए बिस्तर पर पटक दिया। कौन है केवल? क्या मयंक ठाकुर बिना को पकड़ पाएगा? क्या होगा जब मयंक ठाकुर को पता चलेगा कि माया ने ही बिना को भगाया है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी ब्रोकन लव। दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। केवल पूरी रात जागता रहा। आंखों आंखों में ही उसकी रात गुजर गई। सुबह 4:00 बजे जाकर उसे नींद आई। नंदिनी का घर। सुबह के 4 बज रहे थे, पर नंदिनी अभी तक उठी नहीं थी। उसका रोज का रूटीन था। वह सुबह 4 बजे उठ जाती, घर के सारे काम करती और नहा धोकर कोलाज चली जाती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। करीब 5 बजे दादी की नींद खुली और दादी धीरे से अपने खटिया पर से उठते हुए नंदिनी को जहां खाना बनता था उस जगह ढूंढने चली गई। पर जब उन्होंने देखा कि वहां नंदिनी नहीं है तो परेशान होते हुए बोली, अरे ये नंदू कहाँ रह गई? आज उठी नहीं और रात को भी मैं आई थी तो ये सो चुकी थी। कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? इतना सोचते हुए दादी नंदिनी के पास पहुंची। नंदिनी के कमरे के पास आते ही किसी की कराहने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही दादी घबरा गई और जल्दी से नंदिनी के कमरे के अंदर चली गई। जैसे ही दादी कमरे के अंदर गई, सामने का नजारा देखकर दादी शॉक्ड रह गए। ठाकुर हवेली। माया ठाकुराइन बहुत खुश थी क्योंकि उसने बिना को बचा लिया था मयंक ठाकुर से। वह सुबह उठी और अपने काम में लग गई। सारे नौकर घर की साफ सफाई कर रहे थे और माया किचन में खाना पका रही थी। ठाकुर खानदान में खाना बहू ही बनाया करती थी। आज रघुवीर की बहन आने वाली थी जिसका नाम माला था। उनकी उम्र यही कोई 55 के करीब रही होगी। वह रघुवीर से छोटी थी और विधवा हो चुकी थी, इसलिए वह अपने मायके में ही रहा करती थी। दिन रात भगवान का नाम लेना और दूसरों की चुगली करना, यही उसका काम था। उनका एक बेटा था जिसकी उम्र यही कोई नील की उम्र के बराबर थी। वह भी जय के साथ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी किया करता था। ज्यादातर वह अपने घर रहा करता था, कभी कभी अपने मामा के घर आया करता था। पूरे घर में सिर्फ नील ही एक लड़का था जो सही था। माया खाना बना रही थी, तभी उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। डर के मारे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह डरते हुए पलटी और जैसे ही उसने अपने सामने महेंद्र को देखा तो डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह डरते हुए बोली, देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? दूर रहिए हमसे। महेंद्र हंसते हुए बोला, अरे भाभी जी, हमारा और आपका रिश्ता तो देवर भाभी का है, इसका मतलब छेड़छाड़ करने का। इसलिए तो हम आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं और आप हैं कि बुरा मान जाते हैं। ये बात कहते हुए महेंद्र माया के एकदम करीब था। माया जो उसके ठीक सामने खड़ी थी, उसने गुस्से में महेंद्र को घूरते हुए कहा, देवर जी, देखिए, आप हमसे दूर ही रहा कीजिए, नहीं तो हम आपके भैया से कह देंगे। महेंद्र मुस्कुराते हुए बोलो, तो कह दीजिए, हम भी कह देंगे कि भाभी हमें उकसा रही थी। ये सुनते ही माया घबरा गई और घबराते हुए बोली, हम अम्मा जी से कह देंगे, आप हमसे दूर रहा कीजिए। अम्मा जी का नाम सुनते ही महेंद्र गुस्से में माया को देखा और बोला, ये हमें अम्मा जी की धमकी ना दिया करो, ठीक है? आपकी अम्मा जी हमारी मामी लगती हैं तो हमारा ही सुनेंगे। माया ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी मामी आपको कितना मानती हैं, तो आप हमें मत बताइए। हमारे जय को भी अपने जैसा बना डाला है। यह सुनते ही महेंद्र के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। इससे हम आपसे नफरत करते हैं। इतना कहकर माया किचन से बाहर चली गई और महेंद्र गुस्से में अपने हाथ की मुठिया बनाकर किचन के प्लेटफॉर्म पर जोर से मारा। नंदिनी का घर। दादी परेशान होते हुए नंदिनी को देखने लगी। नंदिनी जो खाट पर सोई हुई थी, उसके शरीर पर जगह जगह चोट थी, जिसे देखकर दादी की आंखों में आंसू आ गया और वह जल्दी से नंदिनी के पास जाकर नंदिनी के हाथ पैर को देखने लगी और देखते हुए बोली, बच्ची, ये तुम्हें क्या हो गया? इतनी चोट कैसे लग गई? नंदिनी कराहते हुए बोली, कुछ नहीं दादी, वह हमारी तबीयत ठीक नहीं है। दादी की आंखों में आंसू थे।
दादी ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, सच बोल बिटिया, क्या उस बिंदु ने तुझे मारा है? नंदिनी, जो बेचारी नाजुक सी थी, मार से बचने के लिए वह अपनी माँ की कही हुई हर बात मानती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। नंदिनी कराहते हुए बोली, नहीं दादी, कुछ नहीं हुआ है, वह हमें चोट लग गई थी, हम गिर गए थे। दादी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हमसे इतना झूठ ना बोला कर। दादी गुस्से में उठी और बिंदु के कमरे की तरफ चली गई। नंदिनी दादी को रोकना चाहती थी, पर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह दादी को रोक सके। दादी गुस्से में बिंदु के कमरे में आई और बिंदु को देखते हुए बोली, क्या तुमने हमारी नंदू को मारा है? बिंदु, जो आराम से सो रही थी, वह अलसियाए आवाज में बोली, क्या हुआ अम्मा जी, काहे सवेरे सवेरे गला फाड़ रही है? दादी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने हमारी बिटिया को मारा है? हाँ या ना, मैं जवाब चाहिए। बिंदु आंखें मसलते हुए उठी और यशोदा की तरफ देखकर बोली, अरे सब नाटक कर रही है, काम धंधा नहीं ना करना है, इसलिए समझिए आप। उसे कहिए अभी उठकर सारा काम करे। बिंदु की बात सुनते ही दादी को और गुस्सा आया। दादी गुस्से में बिंदु को चिल्लाते हुए बोली, एक तो वह सुबह सुबह उठकर सारे घर का काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक तुम एक काम नहीं छूती। तुम्हारी भी एक बिटिया है, पर कभी उससे कोई काम नहीं करवाया। वह खाना पकाती है, बर्तन झाड़ू सब कुछ करती है, उसके बाद वह कॉलेज जाती है और जब आती है तो खाकर बर्तन वैसे ही फेंक रहता है। वह बच्ची वह सब भी करती है, फिर भी तुमने उसे क्यों मारा? दादी बोलते बोलते हांफने लगी और खांसने भी लगी। दोनों के इतना चिल्लाने की आवाज सुनकर नीरज भी उठ गया और वह जल्दी से दादी के लिए एक गिलास पानी लेकर आया और दादी को पिलाने लगा। अब बिंदु को गुस्सा आने लगा था। बिंदु चीखते हुए बोली, अम्मा जी, आपको कुछ पता रहता है यह लड़की आजकल क्या कर रही है? कल बड़ी हवेली का ड्राइवर। उसने इतना ही बोला था कि दादी गुस्से में चीखते हुए बोली, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी बिटिया क्या कर सकती है और क्या नहीं। तुम्हें हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है और आज से हमारी बिटिया को हाथ मत लगाना, समझी तुम? बिंदु ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर हमें फिर पता चला ना इसने कोई कांड किया है तो हम इसे फिर पीटेंगे। यह सुनते ही दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। दादी ने गुस्से में बिंदु को चीखते हुए कहा, आने दो, मोहन को हम बात करते हैं। हाँ तो आने दो, हम भी देखते हैं क्या करते हैं आपके मोहन जी। मोहन नंदिनी का पिता थे, जो शहर में रहकर मजदूरी करता था और हफ्ते महीने में एक बार घर आया करता था। दादी गुस्से भरी नजरों से बिंदु को देख रही थी, उसके बाद गुस्से में उसके कमरे से बाहर निकल गई। दादी नंदिनी के पास गई। अब तक नंदिनी धीरे धीरे उठ चुकी थी और नहाने चली गई थी। नंदिनी को देखकर दादी को बहुत दया आ रही थी, पर दादी भी बूढ़ी थी, वह क्या कर सकती थी। नंदिनी नहा कर आई तो दादी ने कहा, नंदू बिटिया, यहाँ आओ, हम तुम्हारे चोट पर हल्दी लगा देते हैं। नंदिनी ने अपनी दादी को परेशान होते देखा तो कहा, अरे नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, देखो एकदम बढ़िया तो चल रही हूँ। इतना कहते हुए नंदिनी की आंखें भर आई और उसने दादी से अपने आंसू छुपाने के लिए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन दादी तो समझ चुकी थी कि नंदिनी रो रही है। दादी ने नंदिनी को अपने पास बुलाया और उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, अब रोना बंद करो, हम कुछ भी करके तुम्हें पढ़ाएंगे और तुम यहाँ से दूर चले जाना। नंदिनी ने दादी को देखा और वह और इमोशनल हो गई और दादी के गले लग गई। दादी उसका सर सहलाने लगी। सर सहलाते हुए बोली, आज तुम खुलाज मत जाना, तुमसे चला भी नहीं जा रहा है, देखो कितनी चोट लगी है। नंदिनी ने दादी को देखते हुए कहा, दादी हम कॉलेज जाते हैं तो हमें वहां अच्छा लगता है, हम घर में रहेंगे तो हमारी तबीयत और खराब होगी, इससे अच्छा हम कॉलेज जाना पसंद करेंगे। दादी ने उसका सर सहलाया और कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज काम में हम भी हाथ बटाएंगे। नंदिनी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दी और दोनों दादी पोती घर के काम में लग गए। मयंक ठाकुर की कोठी में वह औरत बेड पर किसी जिंदा लाश की तरफ पड़ी हुई थी। मयंक ठाकुर ने उसके शरीर के हर एक हिस्से को नोचा था। हर जगह चोट के निशान थे, जिसे देखकर कोई भी सिहर जाए, पर मयंक ठाकुर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ अपनी भूख मिटनी थी और वह मिटा चुका था। मयंक ठाकुर, जो उस औरत के ऊपर ही सोया हुआ था, वह धीरे धीरे होश में आया
और उठते हुए एक नजर उस औरत को देखा और फिर उसे औरत को देखते हुए बोला, आ गई ना, सारी अकड़ तुम्हारी बाहर बहुत घमंड कर रही थी ना, अब जब बुलाऊंगा तब चली आना, समझी। इतना कहकर वह उसके ऊपर से उठ गया। उस औरत के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, वह जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। मयंक ठाकुर ने एक ब्लैंकेट उसके ऊपर फेंक दिया और अपने एक आदमी को उसका बच्चा देने के लिए कहकर वॉशरूम चला गया। वह औरत खाली आंखों से मयंक ठाकुर को देख रही थी। उसने मन में कहा, तुम्हारा सर्वनाश होगा मयंक ठाकुर, हम तुम्हें बद्दुआ देते हैं। जिस बच्चे की धमकी देकर तुमने हमारे साथ ये सब किया ना, तुम वंश के लिए तरस जाओगे। एक बेटा है ना तुम्हारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कोई ऐसा आएगा तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारे इस पूरे खानदान को खत्म कर देगा। तुम्हारा पूरा खानदान औरतों के शरीर का भूखा है ना, यही भूख एक दिन तुम लोगों को मार देगी। तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। ये एक माँ की बद्दुआ है। इतना सोचते हुए वह औरत अपनी लड़खड़ाते कदमों से उठी और अपनी साड़ी पहनकर अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। आज केवल ने अपना मोबाइल उठाया, उसमें टाइम देखा। जैसे ही उसने टाइम देखा, वह अगर आपका उठा और पारस को चिल्लाते हुए बोला, अबे साले, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं पता है ना? आज मुझे नंदू को प्रपोज करना है। पारस ने मुस्कुराते हुए केवल को देखा और कहा, अबे तू रात भर जाग रहा था तो बता, मैं कैसे जगाता तुझे? अरे थोड़ा लेट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंदिनी तो वैसे भी कॉलेज आने ही वाली है ना। केवल ने आंखें छोटी करके पारस को देखा और कहा, तुझे कैसे पता कि मैं रात भर जाग रहा था? मैं तो रात भर सोया था। पारस उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, मुझे सब पता है। मैंने देखा कैसे यहाँ से वहां घूम रहा था। उसके बाद बालकनी में जाकर नंदिनी के फोटोज देख रहा था। केवल अपनी नजरें चुराने लगा और जल्दी से बाथरूम की तरफ चला गया। पारस ने नामे सर हिलाया और कॉलेज के लिए रेडी होने लगा। थोड़े टाइम में ही केवल भी रेडी हो गया था। केवल बहुत हैंडसम दिख रहा था। आज उसने व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, जिसमें वह बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। पारस ने मुस्कुराते हुए केवल से कहा, वैसे आज तो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है। केवल ने अपने बालों पर हाथ फिराते हुए कहा, दिखना ही पड़ेगा ना, आज नंदू को प्रपोज जो करने वाला हूँ। थोड़े ही टाइम में दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर हवेली, नील जो देर तक सोया हुआ था, उसके दरवाजे को कोई नाक कर रहा था। दरवाजे के नाक से नील की आंख खुली। वह जल्दी से दरवाजे के पास गया और डोर ओपन किया तो सामने उसकी माँ कलावती खड़ी थी। कलावती मुस्कुराते हुए बोली, अरे बिटवा, आज बहुत देर तक सोया था तो हमने सोचा नौकरों के हाथ चाय पानी लीवाने से अच्छा है कि हम खुद ही ले चले। उसने एक नौकर को इशारा किया नाश्ता अंदर रखने के लिए। उस औरत ने नाश्ता रखा और चुपचाप वहां से चली गई। नील ने अपनी माँ के पैर छुए और उन्हें देखते हुए कहा, अम्मा, हमें बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। कलावती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक है, हमें भी बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। तुम नहा धोकर नाश्ता करके नीचे आ जाओ, वही हम सब लोग बात कर लेंगे। नील ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे में चला गया। वह बाथरूम में बात ले रहा था। उसने चेहरा शावर की तरफ किया हुआ था। उसके चेहरे पर पानी गिर रहा था, पर उसमें भी उसे नंदिनी ही याद आ रही थी। वह अपना सर झटकते हुए बोला, ये मुझे क्या हो गया है? इतने साल कॉलेज में रहा पर कभी किसी लड़की पर दिल नहीं आया। पहली बार इस लड़की को देखा और पहली बार ही अपना दिल दे बैठा। ओह गॉड, क्या करूं मैं? क्या अम्मा से बात करूंगा तो वह मेरी शादी उससे करा देगी? पर दिखने में तो बहुत कम उम्र की लग रही थी ये, शायद मुझसे 7-8 साल छोटी हो। ओ नील, तुझे प्यार भी हुआ तो एक छोटी बच्ची से, पर अब हो गया तो हो गया, क्या करूं? उसे मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। यही सब सोचते हुए नील ने शावर लिया और फिर नाश्ता करने के बाद नीचे गया। नीचे सभी लोग मौजूद थे, सिर्फ मयंक ठाकुर को छोड़कर जय, महेंद्र, रघुवीर, कलावती और माला, जो उसकी बुआ थी। माया बुआ जी के पैर दबा रही थी और माला बुआ अपने हाथों में लिए हुए रुद्राक्ष की माला को घुमा रही थी। नील नीचे आया और माला के पैर छुए माला ने उसे आशीर्वाद दिया। नील सोफे पर जाकर बैठ गया। बुआ माया को देखते हुए बोली, अरे कुछ खाती पीती नहीं है क्या?
जान ही नहीं हाथ में तेरे, जरा ढंग से दबा। माया ने धीरे से आवाज में कहा, जी बुआ जी। इतना कहकर वह और जोर लगाकर माला का पैर दबाने लगी। नील माला की यह सारी हरकतें देख रहा था। उसे अपनी भाभी के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए उसने माला से कहा, बुआ जी, भाभी तो दिन भर काम करती रहती हैं और आप कुछ नहीं करती, फिर भी आपके पैरों दर्द होता है। जैसे ही माला ने यह बात सुनी, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई और गुस्से में माया को झटकते हुए बोली, क्या पट्टी पड़ा रखा है अपने देवर को जो यह तेरी साइड ले रहा है? माया जो माल की धक्का देने से गिर गई थी, वह संभालते हुए अपने सर का पल्ला ठीक करते हुए सीधे बैठ रही थी, जो देखकर महेंद्र को बहुत खुशी हो रही थी। जैसे ही माला ने यह हरकत की, नील को बहुत गुस्सा है। नील ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, बुआ जी, ये क्या तरीका है? भाभी भी इंसान है, इस तरह से आप उनके साथ पेश नहीं आ सकती। माला ने गुस्से में नील को देखा और कहां बड़ी जुबान लंबी हो गई है। तेरी हाँ, शहर से क्या पढ़कर आया है? बड़ों की इज्जत करना भूल गया। जैसे ही नील कुछ कहने गया, वैसे ही कलावती ने उसे रोक दिया। नील अपनी माँ की तरफ देखने लगा और गुस्से में जैसे ही हवेली से बाहर जाने लगा। रघुवीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको नील, हमें तुमसे कुछ बात करनी है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठो। नील ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि वह अपनी बाबूजी की बात टालना नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए वापस आकर सोफे पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ का अंबालिका कॉलेज। केवल और पारस दोनों कॉलेज पहुंचे। केवल जल्दी से नंदिनी के क्लास के पास पहुंच, पर उसे नंदिनी कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि आज देर से उठने की वजह से नंदिनी को कॉलेज आने में देर हो गई थी। नंदिनी और फुलवा दोनों साइकिल से कॉलेज जाया करती थी और साइकिल सिर्फ फुलवा की पास था। और आज नंदिनी की किस्मत इतनी खराब थी कि फुलवा की साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए उसे कॉलेज आने में और देर हो रही थी। केवल नंदिनी को पूरे कॉलेज में ढूंढ डाला, पर उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी जिसका नाम रश्मि था, जो अक्सर फुलवा और नंदिनी के साथ दिखाई देती थी। रश्मि को देखते ही केवल ने उसे रोका तो रश्मि के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि रश्मि केवल को बहुत पसंद करती थी। रश्मि ने बड़ी अदाओं के साथ केवल को देखा और कहा, क्या बात है, आज तुम मुझसे बात कर रहे हो? केवल ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, वह मुझे पूछना था कि नंदू कहाँ है। नंदिनी का नाम सुनते रश्मि को बहुत गुस्सा आया, पर वह केवल के सामने दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा, वह तो अभी तक कॉलेज ही नहीं आई है। जैसे ही केवल ने सुना कि नंदिनी कॉलेज नहीं आई है, तो वह उदास हो गया और वापस अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगा। पारस ने जैसे ही केवल को क्लासरूम में वापस जाते देखा, तो उसने उसे रोकते हुए पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? केवल ने मुंह बनाते हुए कहा, यार, अभी तक वह आई नहीं है। हर बार जल्दी आ जाती है, हम लोग लेट होते हैं। आज मैं लेट उठकर भी जल्दी आ गया, और वह जो जल्दी आती थी आज अभी तक नहीं आई है। पारस ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार, इतना टेंशन क्यों लेता है? चिल्ल मार आती होगी वह। केवल ने हाँ में सिर हिलाया और पारस से कहा, चल, अच्छा एक लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तब तक शायद वह आ जाए, क्योंकि इतना लेट हो गया तो उसे पहले लेक्चरर्स स्कीप करना पड़ेगा। केवल ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों क्लास में चले गए। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर हवेली। नील, जो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया था, वह अपने बाबूजी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बाबूजी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? रघुवीर मुस्कुराते हुए बोला, अब देखो, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और तुम्हारी उम्र भी 25-26 हो चुकी है, तो हम चाहते हैं तुम ब्याह कर लो। शादी का नाम सुनते ही नील शॉक्ड हो गया। उसने अपनी पूरी फैमिली को देखा तो सारी फैमिली मुस्कुराते हुए नील को देख रही थी। माया भी खुश थी, क्योंकि उसे एक साथी मिल जाती। नील ने अपने बाबूजी को देखते हुए कहा, पर बाबूजी, हमें अभी शादी नहीं करनी है। हमें थोड़ा वक्त चाहिए और हम लड़की भी तो पसंद करेंगे। कलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देख लिया है। जैसे ही नील ने यह बात सुनी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उसे किसी और से शादी नहीं करनी थी। उसे तो शादी करनी थी नंदिनी से,
और आज वही बात करने के लिए वह अपनी अम्मा के पास आने वाला था, पर उसके पहले ही घर वालों ने उसे सरप्राइज दे दिया। नील हड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया और अपनी माँ को देखते हुए बोल, अम्मा, हम किसी भी अनजानी लड़की से ब्याह नहीं करेंगे। हम तो जानते भी नहीं आप किसके बारे में बात कर रही हैं, तो हम उस लड़की से ब्याह कैसे करेंगे। जैसे ही कलावती ने नील की बात सुनी, वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे पगले, तू उसे बचपन से जानता है। नील ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, हम उसे जानते हैं। कलावती ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, अरे ठाकुर, रुद्र प्रताप की बेटी पता है, जिसके साथ तू बचपन में खेला करता था। अब वह राजनीति में चले गए हैं और अगले ही साल वह चीफ मिनिस्टर के लिए खड़े होने वाले हैं। उनकी बेटी शिवानी, जो तुझे बहुत पसंद करती है, और तू भी तो उसके साथ खेला करता था। इस शादी से हमें बहुत फायदा होगा और वह तेरी भी जान पहचान की है, तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। अब नील को तो समझ में नहीं आ रहा था वह क्या बहाना बनाए शिवानी से शादी न करने के लिए। क्या नील अपने माँ बाबूजी को मन पाएगा नंदिनी से शादी करने के लिए, या फिर उसकी शादी हो जाएगी शिवानी के साथ? क्या केवल अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? क्या नंदिनी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी ब्रोकन लव। दोस्तों, मेरी स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक कीजिए।